रशिया यूक्रेन जंग का आज है 7वां दिन। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया और रशिया को सीधी चेतावनी और कड़ा संदेश दिया। बाइडेन बोले कि रशिया को जरा भी जानकारी नहीं कि हम करने के वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि पुतिन का अनुमान गलत है कि वो यूक्रेन को कुचल देंगे। रशियन तानाशाह ने आजाद देश को रोकने की कोशिश की है। हम रशिया को बहुत कमजोर कर देंगे, ये बाइडेन ने कहा है। सवाल ये कि जो बाइडेन की चेतावनी का इशारा है क्या, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिद्दी पुतिन, इंपल्सिव पुतिन आज करने के वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। यूक्रेन पर हमले के 7वें दिन कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई। यूएनएचआरसी में 100 डिप्लोमेट्स ने रशियन विदेश मंत्री का बहिष्कार किया। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना अभी भी बनाया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया कि पहले बमबारी रोके रशिया, फिर बातचीत करेंगे। इन सभी खबरों के बीच आज भी डरिए कि कहीं सनकी, जिद्दी, इंपल्सिव पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक हुआ तो आधे घंटे में 10 करोड़ मौत होगी। 18,000 साल पीछे चली जाएगी दुनिया। अगर परमाणु युद्ध होता है तो इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। दुनिया की 10% जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और परमाणु बम जब भी गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को कैंसर और फेफड़े से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से अभी भी जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों की आंखों की रोशनी चली जाती है। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि अब अगले 24 घंटे में कीव और खार्किव में क्या होने वाला है। अगर जो बाइडेन रशिया को चेतावनी दी है तो पुतिन पर क्या इसका असर पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चेतावनी के बाद फिर से पुतिन रिटेलिएट कर जाएंगे। नेटो मुल्क क्या करने वाले हैं, जो बाइडेन सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध ही लगाएंगे या फिर कुछ और भी होने वाला है। इस बीच अभी की जो बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जो बाइडेन का संबोधन, हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देंगे। पुतिन ने गलत कदम उठाया है, यह कहना है जो बाइडेन का। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की गलती है। यूक्रेन को रौंदने का अनुमान गलत है। यूक्रेनी लोगों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। जो बाइडेन को सुने। Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here. Tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here. The next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy. We're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear, our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. अब यहां से कई सवाल पैदा हो जाते हैं, और सवाल नंबर 1,
कि आखिरकार बाइडेन की चेतावनी के बाद क्या रशिया रुकने वाला है या फिर नहीं, और बाइडेन से चेतावनी देते रहेंगे या फिर आगे अग्रेशन दिखाएंगे या फिर नहीं। जेलेंस्की जितनी बातें कर रहे हैं, यानी जेलेंस्की अगर ये कह रहे हैं कि पहले तो युद्ध रुकना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी, तो फिर अगले 24 घंटे कीव और खार्किव के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हैं, तबाही और किस हद तक जाएगी, तबाही का कैनवास किस तरीके का रहेगा। सीधे हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास में। मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर गार्ड्स, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर हरिशंकर श्याम, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर पूजा थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाली हैं, यूक्रेन में मेडिकल स्टूडेंट हैं। अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज, भी मेरे साथ में जुड़े हैं। मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। जो बाइडेन ने रशिया को चेतावनी देते हुए सीधे ये बोल दिया है यूक्रेन के हर इंच की रक्षा करेंगे। बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह कहा, रशिया को मनमानी नहीं करने देंगे, पुतिन को किसी का देश छीनने नहीं देंगे। अगर बाइडेन ने इस तरह की चेतावनी दी है, क्या 7 दिन के बाद ये पुतिन के लिए कोई बड़ा इशारा है? अगर है तो फिर आगे के संकेत क्या हैं? देखिए, जो मैं इस युद्ध क्षेत्र को बड़ी निगरानी से देख रहा हूं पिछले 2-3 महीने से, और खासतौर पे पिछले 7-8 दिन से मैं देख रहा हूं, पुतिन होता छोटे मोटे बैटल जीत रहे हो, बट वॉर वो हार रहे हैं। ये बड़ा क्लियर हो गया अभी, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने में आया कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट एक्सेप्ट चाइना, जिसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी एम्बिगुअस है, बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो है यूक्रेन के साथ खड़ी है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, अगर आप देखें किस प्रकार की लीडरशिप दिखाई है जेलेंस्की ने, जेलेंस्की का जो है दुनिया में कल्ट फिगर बन रहे हैं वो। जिस तरीके से वो कीव में है, मोर्चे पर भी जाते हैं, सैनिकों से मिलते हैं, और अपनी मेजर जनरल आपका ये कहना है, मेजर जनरल आपका ये कहना है कि पुतिन जो है जंग हार रहे हैं। जंग हारने का मतलब क्या है? क्योंकि अभी तक हमने ये जाना है कि पुतिन 3 तरफ से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन की जो सेना है कीव तक आ गई है, पुतिन की सेना खार्किव में तबाही मचा रही है। अगर जंग हार रहे हैं तो कैसे हार रहे हैं? देखिए, मैं ये बता दूं, यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है। 7,000 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है, 7,000 किलोमीटर की। ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और कीव वगैरह कोई छोटे मोटे शहर नहीं है। कीव मॉस्को से पहले का ऐतिहासिक शहर है, और ऐसे शहर कभी इतिहास में कैप्चर नहीं हुए कि आप चारों तरफ से फोर्सेस लगा के मैकेनाइज्ड वॉरफेयर से आप जो है आप सब्जुगेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। बट इन शहरों को, बिल्टअप एरिया की लड़ाई रशियंस ने जहां जहां लड़ी है मार खाई है। जो भी फौज ने लड़ी है बिल्टअप एरिया की लड़ाई मार खाई है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट जो है लड़ाई का एक आयाम होता है। शहरों में, गलियों में, कुचों में लड़ना, हाई राइज बिल्डिंग्स में लड़ना, और जहां पर कि लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। अगर पॉपुलेशन आपके साथ तो फिर सिटीज कैन कैप्चर एंड स्टेट्स कोलैप्स कर सकते हैं। मैं मानता हूं स्टेट्स कोलैप्स हुए हैं, लेकिन इस चीज में जो है खासतौर पे कीव और खार्किव के इलाके में जो नॉर्मल यूक्रेनियंस हैं, वो सब के सब जो है बहुत पेट्रियोटिक हैं। दे हैव ऑल पिकिंग अप वेपन्स, और जिस प्रकार लीडरशिप से लेकर लोगों तक एक बात नजर आ रही है, जो भी यूक्रेन से खबरें आ रही हैं, वो इस प्रकार की दिखा रही है कि ओवरऑल रशिया को महंगा पड़ रहा है। 7 दिन हो चुके हैं, अभी भी ना खार्किव कैप्चर हुआ, ना कीव कैप्चर हुआ है, और जो है लड़ाइयां चल रही हैं, फौजें अंदर आई हुई हैं, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरीके से पूरे यूक्रेन पर रशिया जो है जो मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स का इशारा क्या है? कर्नल शिवदान, मेजर जनरल ये कहना चाहते हैं कि एक तरीके से रशिया अलग थलग पड़ गया है, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लग गए हैं। अमेरिका ने भी अब बोल दिया है कि तानाशाह हो चले हैं पुतिन, और तानाशाही करने नहीं देंगे, आजाद मुल्क पर कब्जा करने नहीं देंगे। बोरिस जॉनसन जो हैं वो भी मुखालफत कर ही रहे हैं। नेटो मुल्क पूरी तरह से विरोध में है ही, और पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि यूक्रेन के लिए किस तरीके से हेल्प अब आगे आ रही है, लेकिन अभी भी 7 दिन के बाद भी यूक्रेन पर कब्जा पुतिन की सेना कर नहीं सकी है। तो ऐसे में 24 घंटे किन मायनों में खास होने वाले हैं? और अगर क्या इस तरह का डर नजर नहीं आता कि पुतिन जिद्दी हैं, पुतिन सनकी हैं, पुतिन इंपल्सिव हैं? अगर 7 दिन के बाद भी उन्हें यह लगता है कीव और खार्किव पर कब्जा नहीं हो पा रहा है, तो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब फोड़ने जैसी हिमाकत भी पुतिन कर सकते हैं। क्या ऐसा डर है दुनिया पर? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि युद्ध का निर्णय सीमाओं पर हो जाता है, और यूक्रेन ऑलरेडी सीमाओं पर युद्ध हार चुका है, और रूसी सेना उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, मगर रूस ने अभी तक 7 दिन तक में कब्जा क्यों नहीं किया? इसका कारण यह है कि यूक्रेन एक समय में रशिया का पार्ट था। ठीक है, और उसकी जनता के प्रति भी रशिया का अभी भी लगाव है। अदरवाइज ये सेना की पूरी कैपेबिलिटी। लेकिन कर्नल शिवदान, आप जो बात कह रहे हैं ना कि बॉर्डर पर ही युद्ध के फैसले हो जाया करते हैं, बॉर्डर पर अगर फैसले हो जाने की बात थी ना, तो पुतिन की जो स्ट्रैटेजी थी इस तरीके की थी कि महज 72 घंटे के अंदर यूक्रेन बॉर्डर पर कब्जा जमाने के बाद
पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा लिया जाए। 7 दिन के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया है। किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई थी कर्नल शिवदान, आप समझें? अक्टूबर 2021 यूक्रेन बॉर्डर पर मिलिट्री भेज दी गई। दिसंबर 2021 रशिया ने ट्रूप्स, टैंक्स, हेवी आर्टिलरी डिप्लॉय कर दी, कई नई पोजीशन पर तैनात कर दिए। जनवरी 2022 बेलारूस में साझा सैन्य अभ्यास करके दबाव बनाया। फरवरी 2022 क्रीमिया सहित जितनी भी टैक्टिकल पोजीशन थी, टैक्टिकल पोजीशन पर अपनी फौज खड़ी कर दी। 24 फरवरी ये ऐलान कर दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन 7 दिन के बाद भी अभी भी रशिया खाली हाथ ही खड़ा है। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है? कर्नल शिवदान, देखिए, नए युग का लड़ाई है ये, और मेरी पूरी बात समझ लीजिए। ये जो आप पूरी तैयारी बता रहे हैं राइट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, आजकल हाइब्रिड युद्ध का जमाना है। एक्चुअल युद्ध बहुत दिनों के बाद पहली बार हो रहा है। हाइब्रिड युद्ध में पहले दुश्मन को अपनी शक्ति प्रदर्शन से और अपने मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन से ये महसूस कराया जाता है कि आपको हमारी सेना बर्बाद कर देगी यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो रशिया ने पहले यही हाइब्रिड वार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसको यूक्रेन ने नहीं माना है। और आखिर में सबसे ज्यादा विनाश किसका हो रहा है? यूक्रेन का हो रहा है। उसके पावर इंस्टॉलेशन उड़ा दिए गए हैं, उसका टीवी स्टेशन उड़ा दिया गया है, उसकी बिल्डिंगों को ध्वंस किया जा रहा है। तो एक प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति अपना देश का विनाश करा रहे हैं। और रशिया यदि फुल फ्लेश्ड वार करता है, क्या है ना, भारत के भी स्टेक कई दांव पे लगे हैं और कई मायनों में दांव पे लगे हुए हैं। डॉक्टर हरिशंकर, अब मैं कल ही न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की नजर यूक्रेन और रशिया की जंग पर है, लेकिन चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और ये ताइवान पर हमला करने की फिराक में है। और ताइवान पर हमला करने से पहले इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका को भी आगाह करने में चीन लग गया है। तो ये एशिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से कितने खतरनाक पल हैं फिर? देखिए, अगर आप इस पूरे युद्ध को देखें और भारत की स्थिति देखें, तो भारत अभी उसकी जो आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें, जो ओपिनियन है, भारत रशिया के खिलाफ तो नहीं जा सकता है। हाँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर आप देखें, कल को चाइना जो हमारा, ऑफ कोर्स अगर शत्रु हम नहीं कहें तो हमारा दोस्त भी नहीं है, और चाइना कल को अगर हमारे एग्रेशन की ओर बढ़ता है तो दिक्कत ये है कि हमारे फोर्सेस में ऑलमोस्ट 60% जो सप्लाई चाहिए होगा, चाहे आपको उसका सपोर्ट चाहिए होंगे, चाहे जो मशीनरी चाहिए होंगे, आने सारे रशिया से हैं। जब रशिया ही सपोर्ट करेगा आपको उस फ्रंट पे, तो हमारी पोजीशन रशिया के खिलाफ तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, यूक्रेन भी हमारा देश है, दोस्त है, और यूक्रेन के लिए जरूर बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल या कुछ दवाइयां भेज दे, और लगातार बात चल रही है। बट रशिया के खिलाफ तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, ये हमारी पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप भाई मिलिट्री फ्रंट पॉइंट ऑफ देखें या आप बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रशिया तो हमारा एक अहम दोस्त है, उस पे तो वो रहेंगे ही। हाँ, दूसरी बात रही कि क्या चाइना ताइवान पे कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि अभी कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से युद्ध 2 फ्रंट पे लड़ा जा रहा है, एक तो आप फिजिकल वारफेयर देख ही रहे हैं, दूसरा जो इकोनॉमिक वारफेयर चल रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ रशिया के चुनिंदा बैंकों को अभी स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, और बाहर सारे बैंकों की तैयारी है, बट ये चल फेजेस में रहे हैं। अभी आपने देखा है कि भाई मैं सुबह देख रहा था कि लेकिन डॉक्टर हरिशंकर श्याम, अगर इकोनॉमिक वॉरफेयर पर हम जाते हैं तो मुझे क्यों नजर आता है अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने सैंक्शंस लगाए, इन सभी ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन प्रतिबंध पूरी तरह से फुस साबित हुआ। क्या मजबूरी है जिसके चलते रशिया पर सख्त प्रतिबंध यानी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस अभी तक नहीं लगाए गए हैं? भाई, इसकी देखिए सबसे बड़ा कारण है कि रशिया पावर तो है ही, पावर एक सेंटर, बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, रशिया पावर सेंटर है, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यानी जो बाइडेन ये कहने में लगे हुए हैं कि रशिया तानाशाह है, पुतिन तानाशाह है, तो फिर सैंक्शंस तो लगने चाहिए ना। अगर कोई तानाशाह है और अगर कोई आजाद मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश में है तो सैंक्शन तो कड़े लगने चाहिए ना। देखिए, सैंक्शन ऑफ कोर्स लगने चाहिए और पूरी दुनिया लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप ये भी समझे कि अभी पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि पुतिन का माइंड क्या है, किस तरफ सोच रहा है, वो क्या अगला कदम ले सकता है भाई। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगले 1 हफ्ते में 10 दिनों में क्या बड़ा स्टेप पुतिन जी ले ले, और अगर पुतिन साहब ने कोई बड़ा स्टेप ले लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ सकता है। तो अभी ये पूरी जो भी कंट्रीज कर रही है, लेकिन आप मजे की बात देखें कि बड़े स्टेप का मतलब परमाणु जंग की बात कर रहे हैं आप, बहुत संक्षेप में कहें।
भाई हो सकता है, बिल्कुल इसकी अच्छा, हो पॉसिबिलिटी सकता है। नजर आ रही है, ठीक क्योंकि है। आप ये देखिए स्वीडन जैसे कंट्री, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री जिन्होंने सालों तक कभी लड़ाई को लेके ठीक कदम है। आगे नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने अरविंद भी मोहन जी, इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से इसमें जैसा कि एंट्री डॉक्टर ली। हरिशंकर श्याम कह रहे हैं, अरविंद मोहन जी, हरिशंकर श्याम ये कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने कोई बड़ा एक्शन ले लिया, यानी कोई खतरनाक एक्शन ले लिया, इसका मतलब यह है कि अगर परमाणु जंग का ऐलान हो जाता है या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की तरफ अगर ग्रीन बटन दब जाता है, तो फिर दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने तक आ सकती है, और ये खतरा अभी भी टला नहीं। अब सवाल यह है, 7 दिन के बाद मैं ये समझना चाहता हूं, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है, सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से पुतिन कहां पर खड़े हैं एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि 5,977 एटमी हथियार पुतिन के पास में हैं। देखिए, जो स्थिति लग रही थी 7 दिन पहले, और 7 दिन क्या 4 दिन 5 दिन पहले, कि 2-3 दिन में रूस अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कर लेगा, उस हिसाब से यूक्रेन ने काफी मुकाबला किया है। सारी दुनिया में अकेले पड़ के, सारी दुनिया ने उससे क्या क्या वायदे किए थे उसको गिनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां अकेले पड़ के भी यूक्रेन ने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी है और जिस किस्म का मुकाबला किया है, वो अब रूस के लिए और पुतिन के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। ठीक है। और पुतिन को घर में भी विरोध होगा और जो सैंक्शंस आ रहे हैं उसका भी असर होगा। खुद यूक्रेन को जिस किस्म की मदद मिलने लगी है, उसकी अपनी ताकत बहुत कम नहीं थी, लेकिन जिस तरह की मदद आने लगी है उससे अब लग रहा है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और लड़ाई मुश्किल होगी। और जैसा इतिहास बता रहे थे यशमित, कि जितना बड़ा इलाका है और जिस किस्म का टेरेन है और लोग जिस किस्म के हैं, उसमें भी लड़ाई आसान नहीं होगी। लेकिन इसमें खतरा फिर पागलपन का है कि अगर पुतिन पागलपन की ओर बढ़े या ज्यादा मुश्किल में फंसे। अरविंद सर, आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बिग ब्रेकिंग आ गई है, वॉरजोन की बड़ी खबर। रशिया ने यूक्रेन पर बमबारी और भी ज्यादा तेज कर दी है। ये अभी की खबर आई है। कीव और खार्किव पर रात भर बमबारी की गई है। रशिया का यूक्रेन के कई शहरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूक्रेन में शहर शहर तबाही का मंजर है। नागरिक ठिकानों पर जोरदार गोलाबारी की जा रही है और अपना कब्जा और बरकरार रखने के लिए, कब्जा और पुख्ता मजबूत करने के लिए रशिया की जो फौजें हैं वो शहर तक आ चुकी हैं और शहर पर भी बमबारी की जा रही है। और जो यूक्रेन के सिटीजन हैं यानी आम नागरिक, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने वाला है, पुतिन क्या करने वाले हैं, जो बाइडेन को क्या जवाब देंगे पुतिन, और जेलेंस्की जो जितनी भी बातें कर रहे हैं। अगर जेलेंस्की का ये कहना है कि उन्हें मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए रशियन फौजें आगे आ रही हैं, तो जेलेंस्की अभी कहां है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो फौज यानी नाटो की जो सेना है वो पहले ही जेलेंस्की को देश के बाहर निकाल चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद जी, अपनी बात पूरी करें आप। तो अभी अगर रूस घिरता है, पुतिन घिरते हैं, तो ये खतरा जेन्युइन है कि वो बड़ा हथियार इस्तेमाल करे, या अभी ही जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है फिर उसमें और बाकी चीजें भी आ जाएं, केमिकल हथियार भी आ जाएं, क्योंकि बदमाशी की कोई लिमिट नहीं है और ये बदमाशी ही है यूक्रेन पे हमला। तो हो सकता है कि वो बेचैनी में या घिरने में, जैसे सांप की पूंछ अगर पैर के नीचे आ जाए तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। तो उस तरह से पुतिन अगर घिरते हैं, रूस घिरता है। अच्छा, रूस में भी उनका सपोर्ट कोई एकदम ऐसा पॉपुलर मास लीडर तो है नहीं, वहां भी षड्यंत्र से ही पावर उन्होंने हथियाए हैं, लंबे समय से हैं जरूर, और वो उनका कब्जा अभी तक पूरा है। लेकिन अगर इतना बड़ा उनका स्टेप असफल होता है या रूस को भारी परेशानी में डालता है, तो वहां से भी दिक्कत होगी। तो असली खतरा वही है कि अगर पुतिन संकट में पड़ते हैं तो क्या वो फिर वो हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? सर, सवाल ये पैदा हो गया है, आपकी बात से एक सवाल ये उठता है कि पुतिन संकट में पड़ेंगे, या पुतिन संकट में पड़ चुके हैं, या पुतिन संकट में घिर गए हैं, या पुतिन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स, क्या सवाल ये पैदा हो रहा है कि 7 दिन के बाद पुतिन जहां तक आकर के खड़े हैं, पुतिन का यूक्रेन तक रुकेंगे या पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इन सब पर भी कब्जा करने के लिए आगे जाएंगे? क्योंकि पुतिन विस्तारवादी हैं, पुतिन इंपल्सिव हैं। पुतिन को जब ये लगने लगता है कि दबाव पड़ने लगा है तो पुतिन और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं। क्या पुतिन यूक्रेन के आगे बढ़ेंगे? एक मिनट, सायरन बजा है, अभी की बड़ी खबर, सायरन बजा, अभी की बड़ी खबर। खार्किव में दाखिल हुए रशियन सैनिक। खार्किव में रशियन सैनिकों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। कीव पर कब्जा करने की रशिया की कोशिश जारी है। रशिया यूक्रेन में दूसरे दौर की बातचीत आज है, लेकिन उससे पहले खार्किव में रूसी सैनिकों ने अस्पताल पर हमला कर दिया है और कई सिविलियंस मारे गए हैं।
कीव पर कब्जा करने की रशिया की कोशिश जारी है। यानी रशिया और खार्किव के लिए अगले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स, क्या यूक्रेन तक रुकेंगे पुतिन या पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया इनकी तरफ भी बढ़ जाएंगे? पहली बात तो यूक्रेन को ही नहीं काबू कर पाएंगे। ये इतनी बेवकूफी के साथ जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं पुतिन के। हैरानी की बात है, एक तरफ एक कम्युनिस्ट रेजिम का एक तानाशाह है जहां कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कभी प्राइम मिनिस्टर कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लोगों का पता ही नहीं लोग उनको एक्चुअली में अपना लीडर मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर लीडरशिप है और सारी दुनिया उसके साथ खड़ी है। देखो लड़ाई ना, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, सब कुछ है, बट मोरालिटी लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा है। और आप कभी भी, ये रेड आर्मी कैसे हार के गई थी अफगानिस्तान से 1978 से 1989, कितनी बुरी तरीके से हार के गई थी रेड आर्मी। उसके बाद इनका जॉर्जिया में, चेचनिया में जो हाल हुआ, मैं बिल्टअप एरिया की लड़ाई का एक्सपर्ट हूं और मैंने पीएचडी करी है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में। मैंने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया की पढ़ी है और रशिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पढ़ी है। ये तो आप रहने दे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकते हैं, ये कहीं सपने में भी पुतिन नहीं सोच सकते। अगर ऐसा होगा तो रशिया विल गो बैक टू स्टोन एज। आप सोच नहीं सकते रशिया का क्या हाल होगा। ठीक है, रशिया का वो हाल होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ था। तो ये सेबर रैटलिंग है, ये एक तरीके की सिग्नलिंग है, क्योंकि अभी डेस्परेशन आप देखो, डेस्परेशन कितनी है। पहले बोल रहे थे हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि इनकी तो पहुंच ही नहीं हो पा रही है, लॉजिस्टिक्स एलिमेंट पहुंच नहीं पा रहे हैं, प्लानिंग बहुत गलत हुई है। आप मैकेनाइज्ड वॉरफेयर जो है ना, आप डेजर्ट्स में लड़ सकते हैं, ओपन एरिया में लड़ सकते हैं। जब टैंक शहरों में घुसते हैं, गलियों में घुसते हैं, टैंक इतना वल्नरेबल है कि एक मोल्टोवा कॉकटेल से एक टैंक में आग लग जाती है और टैंकों को ध्वस्त किया गया लोगों ने। लोग, एक छोटा आरपीजी भी एक टैंक को बर्बाद कर सकता है। तो रशिया की हालत बहुत खराब होने वाली है और जितना ज्यादा पुतिन एग्रेसिव स्टांस लेंगे, हेवी वेपनरी यूज करेंगे, हेवी आर्टिलरी, उतना लोगों का रिजॉल्व मजबूत होता जाएगा। तो धरती पे कैप्चर शायद कर लें थोड़ा बहुत, लेकिन लोगों के मन पे कैप्चर करना, एक कंट्री के ऊपर कैप्चर करना, मुझे नहीं लगता ये होने वाला। रशिया को पश्चिमी देशों ने बहुत बड़ा कारोबारी झटका दे दिया है। कार कंपनी फोर्ड ने रशिया में बंद किया बिजनेस। अमेरिकन एक्सप्रेस ने रशियन बैंकों के साथ काम रोक दिया है। टेक कंपनी एप्पल ने भी रशिया में अपना कारोबार बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है, जिस इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, इकोनॉमिक वॉरफेयर में अब बाकी देशों ने रशिया की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। अमेरिकन एक्सप्रेस ने रशियन बैंक के साथ में कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया। टेक कंपनी एप्पल ने भी रशिया में अपना कारोबार बंद कर दिया है और कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, अगर किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो आप सीधे तौर पर इकोनॉमिक वॉरफेयर उसके खिलाफ छेड़ दें, तो फिर ऐसे में मुल्क को आगे अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और ठीक यही कोशिश हो रही है नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से रशिया पर दबाव बनाने के लिए। कर्नल शिवदान, अभी थोड़ी देर पहले मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स का यह कहना था कि अगर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की तरफ ग्रीन बटन दबाने का पुतिन सोचते भी हैं तो फिर वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब मेरा सवाल यह है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या किसी भी तरीके से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान है और दूसरी तरफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर आगे है? नहीं, क्योंकि आजकल जो दुनिया पे 1939 वाली दुनिया नहीं है। आजकल आर्थिक युग है, हर देश अपने आर्थिक हितों की तरफ देखता है। ठीक है, उसको पता है कि यदि लड़ाई में हम पार्ट लेते हैं तो दुश्मन देश हमारे आर्थिक हितों को आराम से नुकसान पहुंचा सकता है, बमबारी के द्वारा, मिसाइल के द्वारा और चीजों के द्वारा। और हर देश की सरकार इसको अपनी जनता के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि आपने क्यों उनके साथ खड़े हुए। जैसे भारत ने न्यूट्रल स्टैंड दिया है, तो इसमें भारत का ये हित है, आर्थिक हित, कि रशिया के साथ उसके रक्षा संबंध है, अमेरिका के साथ भी उसके रक्षा संबंध है और नेटो देशों के साथ भी उसके रक्षा संबंध है। इसलिए अपने आर्थिक हितों को देखते हुए इंडिया ने स्टैंड लिया है। यदि ये पुराना 1939 का भारत होता तो अब तक रूस के साथ खड़ा होकर के रूस के साथ युद्ध में पार्ट लेता, मगर अब पूरे विश्व में नाटो देश इसलिए पार्ट नहीं ले रहे युद्ध में कि उनको अपने आर्थिक हित नजर आ रहे हैं। तो इसलिए थर्ड बम, यदि न्यूक्लियर बम की तो आप कल्पना छोड़ ही दीजिए, ये खाली एक डेटरेंट है
इसका प्रयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं होगा। और जो देश इसका प्रयोग करेगा वो धरती से एक प्रकार से मिट ही जाएगा। जैसा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में किसके पास में कितनी परमाणु ताकत है। तो इस सवाल को लेकर के मैं डॉक्टर हरिशंकर शाम के पास में चलूंगा। डॉक्टर हरिशंकर, रशिया के पास में है 5,977 परमाणु हथियार, अमेरिका के पास में है 5,428 न्यूक वेपन्स, चाइना के पास में 350, फ्रांस के पास में 350, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20। ये परमाणु ताकत है आज की तारीख में पूरी दुनिया की। तो ऐसे में इस परमाणु ताकत के साथ क्या वाकई में कोई मुल्क ये हिम्मत करेगा कि परमाणु हमला कर दिया जाए? परमाणु हमला तो भाई मुझे लगता कि कोई इसमें करने की ताकत रखते हैं। और ये इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि आपने पहले भी सुना, बाकी ठीक है, इकोनॉमिक वारफेयर एक बहुत बड़ा वारफेयर आज के टाइम में, और आप खुद ही बताते जा रहे हैं कि अब धीरे धीरे अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सैंक्शंस बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देखिए कि नाटो फोर्सेस क्यों नहीं शामिल हो रही है। उनका भी नहीं शामिल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, जैसे सर ने कहा कि भाई आर्थिक हित एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और मुद्दा किसी भी देश के लिए। तो आज के टाइम में ये परमाणु ताकत तो सारे देशों के पास है, लेकिन मुझे लगता है लेकिन डॉक्टर हरिशंकर हमने क्या देखा है ना, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि पुतिन बहुत इंपल्सिव है। इंपल्सिव का मतलब ये होता है क्षणिक आवेग में आकर के अपने फैसले लिया करते हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि इस तरह के जो सैंक्शंस होते हैं या इकोनॉमिक वॉरफेयर में अगर पुतिन को ये लगेगा कि रशिया को नुकसान हो रहा है तो ऐसे में युद्ध रोक देंगे? अभी तक तो नहीं लगा है कम से कम। देखिए, अगर परमाणु अगर वो मान लीजिए युद्ध करते हुए तो कहां डालेंगे परमाणु? असर तो उन पर भी होना है, किस जगह डालेंगे? ऐसा थोड़ी कि उसका दायरा सिर्फ एक सीमित एरिया तक है, वो तो पूरा फैलेगा भाई, रेडिएशन सब जगह जाएगा भाई। उन्हें ये देखना है कि भाई क्या बेसिकली ये एक टैक्टिकल वारफेयर के रूप में वो यूज कर रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, टेक्निक है कि भाई आप दबाव डाला जाए। और आज आप देखिए दूसरी दौर की वार्ता हो रही, दूसरी दौर की वार्ता का कुछ ना कुछ परिणाम तो आना चाहिए, कोई सार्थक परिणाम की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेंगे तो स्थिति और दिन पर दिन खराब होते जाएगी। और रशिया कोई बहुत अच्छे कंडीशन में तो नहीं है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन पर दिन उनकी इकोनॉमी पे असर हो रहा है। आप रूबल की स्थिति देखें, रूबल बिल्कुल धरातल की ओर बढ़ गया है। उनके बैंकों को अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल डबल करना पड़ा इमीडिएटली, उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं पुतिन जी को अपनी टीम के साथ ये भी देखना होगा कि कहीं इकोनॉमिक मोर्चे पे वो पीछे तो नहीं चला जाए। ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई और अगर 3 दिन खींच गई। आप चारों ही मेहमान रुके यहाँ पर, आप चारों ही मेहमान रुके यहाँ पर, क्योंकि आगे सवाल एक ही पैदा हो रहा है कि अगर जो बाइडेन ने ये कहा है कि एक तानाशाह को हम किसी आजाद मुल्क पर कब्जा नहीं करने देंगे, तो फिर जो बाइडेन सिर्फ कहते रहेंगे या फिर आगे यूक्रेन की मदद वाकई में करने के लिए आएंगे भी? क्योंकि यूक्रेन अलग थलग पड़ गया है। ज़ेलेंस्की बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि पहले तो रशिया युद्ध रोके, उसके बाद में बातचीत होनी चाहिए। बेलारूस की तरफ से, क्रीमिया की तरफ से, पूर्वी यूक्रेन की तरफ से रशियन फौजें आगे बढ़ती जा रही हैं। कीव से लेकर के खार्किव तक हमले तेज हो चले हैं। तो फिर ऐसे में क्या पुतिन रुकेंगे या कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टिक देशों की तरफ भी बढ़ने लगे? पुतिन अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ में और कितना आगे बढ़ेंगे? और अगर पुतिन आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में भारत के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या और भी चैलेंजेस हो सकते हैं और भारत को इस पूरे 7 दिन के घटनाक्रम को किस तरीके से देखना चाहिए? आगे हम बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, डोनेस्क, लुहांस्क, खिर्सोन, ओडेसा, इन सभी पर कब्जा हो गया है। लेकिन अब आगे रशियन फौज क्या करने वाली है और यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए और कितनी तबाही मचाई जाएगी? इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। रशिया का कीव के पास एक और जोरदार धमाका। कीव के बोरोदियांका कस्बे में रशिया की लगातार बमबारी। रशिया की बमबारी से बोरोदियांका कस्बे में लगी आग। राजधानी कीव में लगातार सायरन की आवाजें आ रही हैं। कब्जे के लिए रशिया और यूक्रेन के सैनिक भिड़ गए हैं। कीव के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। मेजर जनरल यशमूर गार्ड्स, अभी 7 दिनों में जो चला है और फौजी डिप्लॉयमेंट जितनी भी है, चूंकि आप भी एक फौजी हैं, ये बताएं यूक्रेन अभी आगे आने वाले दिनों में कितने दिन तक टिकेगा? तो यूक्रेन ये लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है अभी, ठीक है। और जो रशियन ऑब्जेक्टिव है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव किए नहीं है उन्होंने। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की को निकाला जाए और उसकी जहां एक पपेट गवर्नमेंट लाई जाए जैसे पहले थी 2013-14 से पहले, जो कि रशिया की शैडो में काम करेगी। बट वो सरकार अगर आ भी जाती है इस प्रकार की, तो उसको चलने कौन देगा?
अगर वो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, एक डेमोक्रेसी में आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर नहीं है, आपकी एक पपेट गवर्नमेंट है रशिया के, उस पर उसको लोग चलने कैसे देंगे? तो लोगों का रिजॉल्व हार्ड होता जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैम्बल पुतिन का जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी डेस्परेशन दिखाई दे रही है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जरूर इनके पास देखो ओवरवेलमिंग सुपीरियोरिटी है, एयर में भी है और ग्राउंड पर भी है रशिया की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बैटल तो जीतेंगे लेकिन वॉर हार जाएंगे, वॉर हार जाएंगे, और उसके निशान जो है नजर आ रहे हैं, वॉर हार जाएंगे। अब ऐसे में अरविंद मोहन जी, सवाल ये पैदा होता है कि दो चीजें इस वक्त पुतिन चाह रहे हैं। पुतिन चाह रहे हैं 1991 जैसा अखंड रूस बना देना, पुतिन ये चाह रहे हैं यूक्रेन में कठपुतली सरकार बना देना। लेकिन आपको क्या लगता है कि 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर के जब 15 देश बने, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, आर्मेनिया, तजाकिस्तान, ये वो दौर था जो सोवियत संघ का कहा जाता था। लेकिन अब अगर पुतिन वापस से उस दौर में जाना चाहते हैं, रशिया को लेकर के जाना चाहते हैं, यूक्रेन में कठपुतली सरकार बिठाना चाहते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या उन्हें स्टेबिलिटी यानी स्थिरता मिलेगी भी? देखिए, सोवियत संघ और रूस का रिश्ता अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं दिखाई देगा कि स्टालिन के समय मिलिट्री पावर बहुत बड़ी हो गई, इसलिए सोवियत संघ बहुत ताकतवर हो गया। सोवियत संघ के पीछे एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन का विचार का एक था, भले उसमें डिस्ट्रक्शंस हुए और भले उसमें और चीजें आई जिसको बिगाड़ने में स्टालिन का भी रोल काफी बड़ा है। तो एक आइडियोलॉजी, एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा काम, और दुनिया में जिस किस्म का विकास क्रांति के बाद रूस ने किया, वो यूरोप और सारी दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है कि इस तेजी से विकास होना चाहिए। उस तेजी में क्या गलतियां हुई, मिलिट्री ताकत कैसे आई, पार्टी किस तरह से ताकतवर हुई, पार्टी में भी एक इंडिविजुअल की ताकत कैसे बढ़ी, इन सारी चीजों पे आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सोवियत संघ के पीछे असल में एक बड़ी भारी सपना था, बहुत बड़ी कल्पना थी, बहुत बड़ा विचार था। स्टालिन अपने इस नंगाई से, जो शुद्ध रूप से नंगाई कर रहे हैं पहले दिन से, उसके बल पे उस स्थिति को नहीं पा सकते, उस स्थिति को नहीं हासिल कर सकते। अगर ये 15 जो रिपब्लिक आप गिन रहे हैं, ये 15 रिपब्लिक के लोग आए थे सोवियत संघ के साथ, और वही नहीं आए थे। आप वार्सा पैक्ट के हिसाब से देखिए तो यूरोप का आधा हिस्सा लगभग उसके साथ आया था। दुनिया के सब जगह के लोग सोवियत संघ के बारे में सिंपैथेटिक थे। तो वो आइडियोलॉजी थी, और वो न्याय का पक्ष मैं कहूंगा, अन्याय के पक्ष में खड़े होके जो यशमीर बोल रहे थे कि लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं लड़ी जा सकती, बहुत बड़ी ताकत थी कौरवों की, महाभारत में हमने देखा है, और लेकिन वो अन्याय के पक्ष में थे तो क्या दुर्गति उनकी हुई वो सब हमने देखा। तो इसलिए लड़ाई में पहला पॉइंट तो न्याय अन्याय ही है। और जिस तरह की नंगाई पुतिन पहले दिन से कर रहे हैं, आज पहली दफे यूक्रेन में ही नहीं कर रहे हैं, उसके पहले और छोटे देशों में कर चुके, लेकिन यूक्रेन मेरे ख्याल से काफी बड़ा है और काफी ताकत उसकी अपनी है, और एक रिश्ता भी सोवियत संघ माने रूस के लोगों से है। अभी भी जब भी कोई सिविलियन टारगेट होता है तो ये बात सामने आती है कि इसमें सब मुल्कों के लोग हैं। तो अब अस्पताल पे और टीवी टावर पे हमला करके अगर वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं तो उनकी मिलिट्री माइट है उनकी काफी, और कितने किलोमीटर लंबी टैंकों की कतार है। लेकिन ये लड़ाई वो कुल मिला के जीतेंगे या फिर वो कुछ और बना लेंगे यूक्रेन में, इसकी गुंजाइश अब नहीं दिखाई दे रही है। अगर 3 दिन 2 दिन में उस किस्म की जीत हो जाती है, बाहर कर्नल शिवदान सिंह, आपने भी सुना होगा थोड़ी देर पहले मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर गार्ड्स ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उनका ये कहना है कि बैटल भले ही जीत जाएं लेकिन वॉर हारने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्लादिमीर पुतिन ने 1998-99 से लेकर के अभी तक क्या किया है। व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्जिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, व्लादिमीर पुतिन क्रीमिया पर कब्जा किया, बाकी जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां तक भी चलते चले गए, फिर उसके बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क तक पर भी कब्जा कर लिया। रशियन विद्रोहियों को अलग अलग अपने लगे हुए इलाकों में भेजते रहे। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, इस युद्ध के बाद डिप्लोमेटिक चेंजेस पूरी दुनिया में कितने आने वाले हैं, और इस युद्ध के बाद में पुतिन कितने कमजोर हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा अंतर दुनिया में ये आने वाला है कि कोई भी देश दूसरे देश का अब इस प्रकार भरोसा नहीं करेगा जैसे नेटो देशों ने, अमेरिका ने, ठीक है, बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि हम हर प्रकार से यूक्रेन के साथ हैं
और यूक्रेन की सीमाओं पर नेटो देशों ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था, अपने सैनिक डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए थे, अपने हथियारों को लगाना शुरू कर दिया था। मगर क्या किसी देश का कोई भी हथियार, कोई भी सैनिक यूक्रेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा है? तो इस प्रकार से विश्व के हर देश को यह संदेश चला गया है कि यदि रक्षा करनी है तो स्वयं को ही रक्षा करनी होगी अपने देश की। किसी भी देश पर यह विश्वास न करें कि उसकी सेनाएं आकर के आपके लिए लड़ेंगी। नंबर 2, इसके बाद में पूरा विश्व एक तरफ से पोलराइजेशन हो जाएगा इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमिक आजकल जैसा कि डॉक्टर हरिशंकर साहब ने कहा है, आजकल आर्थिक युद्ध भी सबसे जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर युद्ध आजकल आर्थिक हितों के लिए लड़े जा रहे हैं। अभी जो रूस ने अपना जो प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की है चारों तरफ, उसका यही इरादा है कि जिस प्रकार चीन ने विश्व में अपना प्रभाव बढ़ा करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ाया है जी, रूस भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए विश्व अपने आसपास के देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दुनिया में बहुत चेंजेस आएंगे और दुनिया इस हर युद्ध से जैसा लेसन लेती है उसी प्रकार से इस बात भी लेसन लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस प्रभुत्व की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर हरिशंकर, ये प्रभुत्व की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रशिया की तरफ से चल रही हो ऐसा नहीं है। एक प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है रशिया की तरफ से, एक प्रभुत्व की लड़ाई हमारे भी बॉर्डर पर चल रही है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूयॉर्क पोस्ट की बिल्कुल सीधी रिपोर्ट ये बताती है कि जब पूरी दुनिया यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच में फंसी हुई है, तो ऐसे में शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। शी जिनपिंग ये जानते हैं कि ताइवान पर रशिया उनके साथ में है, लेकिन अमेरिका उनके खिलाफ है, और ताइवान पर अगर जाकर के अग्रेशन दिखाने की शी जिनपिंग कोशिश करेंगे तो ऐसे में ये भारत के लिए डिप्लोमेटिक लिहाज से कमजोर करने वाली बात आ जाएगी। तो ऐसे में प्रभुत्व की ये दो लड़ाइयां दुनिया को कहां लेकर के जा रही है? देखिए भाई, चीन किसी भी हालत में ताइवान पर तो अटैक नहीं कर सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि चीन की जी सर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ रहा है। रशिया को रोकने के लिए यूक्रेनी नागरिक सड़क पर उतर आए हैं। 25 से 50 साल के पुरुषों को कीव छोड़ने की मनाही है। कीव की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं आम लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, शहर में घुसने वाले संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं नागरिक। डॉक्टर हरिशंकर बोलें। डॉक्टर हरिशंकर अपनी बात पूरी करें आप। डॉक्टर हरिशंकर सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर हरिशंकर आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से हमारे गेस्ट जो हैं उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रशिया के खिलाफ कैसे यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकेंगे। यहां से तस्वीर अगर टीम पीसीआर एक एक करके आप बदलते रहें तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं, क्योंकि पिछली रात कीव पर हमला किया गया, खार्किव पर हमला किया गया। खार्किव में हमलों से कितनी ज्यादा तबाही आई है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के अंदर रशियन फौज ने कितनी तबाही मचाई है, एक घर, एक अपार्टमेंट के अंदर कितनी तबाही मचाई गई है, मिसाइल से अटैक किया गया है, बम मारा गया है। और ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव में मिसाइल से जो खतरनाक हमला किया गया है। और ये खार्किव की वो तस्वीर है, वो बिल्डिंग है जहां पर सरकारी स्टैब्लिशमेंट हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं। रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा, यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। खार्किव से लेकर के कीव तक सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और ये कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं खार्किव और कीव की। ये कीव की तस्वीरें हैं और सड़क के एक हिस्से से आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये धमाका हुआ है। दो तरीके का गुबार आपको नजर आ रहा है, एक बम विस्फोट के बाद पीले रंग का गुबार है और उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ धूल इन तस्वीरों में आपको नजर आएगी। यूक्रेन पर रशियन हमले भी जारी हैं और अलग अलग वीडियोस जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कीव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी कीव, जहां से महज लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही रशियन फौज है। और कीव पर हमला करने के साथ ही पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जे का इंडिकेशन पूरी दुनिया में रशिया देना चाहता है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मकान जल रहे हैं, इमारत तबाह हो रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, रशिया को रोकने के लिए यूक्रेनी नागरिक सड़क पर उतर गए हैं।
25 से 50 साल के पुरुषों को कीव छोड़ने की मनाही है। कीव की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं हम लोग। शहर में घुसने वाले संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं नागरिक। डॉक्टर हरिशंकर शाम के पास चलते हैं। डॉक्टर हरिशंकर, प्रभुत्व की लड़ाई दुनिया को कहां ले जाएगी? मैंने आपको बताया, प्रभुत्व की लड़ाई का यही परिणाम है कि ये हो रहा है, और ये ऐसे इवेंट्स जो है आपको हर साल होते रहेंगे। बट आप ये देखिए, इस पूरी लड़ाई में एक चीज तो तय है, अब पूरी दुनिया के देशों का डिफेंस बजट बढ़ना तो बिल्कुल तय है। हर देश का आप देखें, और डिफेंस बजट बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपका सोशल वेलफेयर की स्कीम से उससे बजट कट होगा। तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ेपन की ओर तो बढ़ेंगे भाई। आप अगर डिफेंस बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज जरूर सर ने कहा था भाई, अब हर देशों को अपने डेवलपमेंट खुद करना होगा, और जहां तक मेक इन इंडिया हमने स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा बल मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और ये प्रभुत्व की लड़ाई कहीं नहीं ले जाएगी हमें, ये चलता रहेगा। अमेरिका उधर ट्राई करेगा, रशिया उधर ट्राई करेगा, चाइना अब एक तीसरे पावर के रूप में उभर रहा है। जो आपने देखा है कि भाई चाइना का जो प्रभुत्व, बेसिकली अगर आप देखें सप्लाई चेन में चाइना मास्टर है, उसका पूरा प्रभुत्व है। उस चीज को आपको समझना है। तो उसके लिए भी आप देखिए, ये प्रभुत्व की लड़ाई चलेगी, लेकिन मेनली इकोनॉमिक वारफेयर चलेगी। अब इस तरह की फिजिकल वारफेयर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अगर कोई देश ऐसी करती है तो अपने आप को 20 साल 25 साल पीछे ले जा रहेगा। ये सही नहीं है, ये सही बिल्कुल स्टेप नहीं। ठीक है। डॉक्टर हरिशंकर, मेजर जनरल यशमोर गार्ड्स, कर्नल शिवदान जी और अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में रहने के लिए। लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे अंत में कि इंडिया न्यूज पर कीव से लेकर के खार्किव तक तबाही की जितनी तस्वीरें हैं आपको हम दिखाते रहेंगे। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, पहली ब्रेकिंग, सच्ची ब्रेकिंग, सटीक खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पर जाएं, उससे पहले हेडलाइंस।